हेलो एवरीवन, मेरा नाम है देव टेंगुली और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं। ये एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देखने के बाद अब किसी और जगह पर भटकने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम एक एक लाइन को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। पूरे 4 पार्ट आएंगे। पार्ट नंबर 1 की आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम टॉपिक नंबर 1 को पूरा खत्म करेंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। ये जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 26 जनवरी 1950 में ये इफेक्ट में आया था और ये वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट है। लेकिन सिर्फ ये बोल देना कि लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये सही नहीं है। हमें पता होना चाहिए कि लॉन्गेस्ट क्यों है। दो रीजन तो बहुत कॉमन हमारे सामने निकल के आ जाते हैं कि इतना ज़्यादा लॉन्ग और इतना ज़्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है। वो है कि इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी डाइवर्स है कंट्री है, जितनी किसी और जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ऑब्वियसली इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और लेंदी होने वाला है। साथ साथ जब इंडिपेंडेंस की हम बात करें तो सिर्फ लार्ज और डाइवर्स नहीं थी, बल्कि डीपली डिवाइडेड भी थी। अलग अलग जगह से हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। इस चैप्टर में हम आगे और भी इसके बारे में बात करेंगे। तो हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था जो हमारे इंडिया को कंबाइन करके रखेगा, टुगेदर रखेगा, बाइंडेड रखेगा, साथ साथ हमें ग्रो करने में हेल्प करेगा, फ्यूचर में हमें फॉरवर्ड लेके चलेगा। तो ऑब्वियसली इट हैड टू बी इलेबोरेट, केयरफुली वर्कड आउट एंड पेन्सटेकिंगली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट। तो ऑब्वियस है ये तो होना ही था। अब हमें एक तरफ तो ये देखना था कि हम जो पास्ट के और प्रेजेंट के हमारे जो वूंड्स हैं उसको हील कर सके अपने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, हमारे जितने लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, अलग अलग क्लासेस, कास्ट, कम्युनिटीज को हम एक साथ लेके आ सके हमारे कंट्री में। दूसरी तरफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो हमारे हायरार्की और डिफरेंसेस के जो कल्चर थे, जो भेदभाव थे, ऊंच नीच थी, उसको खत्म करना था। हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को स्टेब्लिश करना था, स्ट्रेंथन करना था। तो ये पूरा हमें देखने को मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि कितनी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने थी। अब हम और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स की आगे हमारे टॉपिक नंबर 1 में डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच में फ्रेम किया गया था। डेट आप यह याद रखिएगा। इस टाइम के पीरियड में पूरी एक एक क्लॉज को अच्छे से पढ़ा जा रहा था, बहुत बार रिवाइज किया जा रहा था जो हमारे ड्राफ्ट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, और लगातार इसको रिफाइनिंग का काम करा जा रहा था। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसने 11 सेशंस किए कंप्लीटली ओवर 165 डेज के पीरियड में। तो बहुत सारी मीटिंग्स किए गए। इन सेशंस के बीच में हमें ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारी कमिटीज बनाई गई थी, बहुत सारी सब कमिटीज थी, तो अलग अलग काम को देख रही थी। सारी लाइन बाय लाइन क्लॉजेस को पढ़ रहे थे, उन पर डिबेट्स होते थे, डिस्कशंस होते थे, और रिफाइनिंग का काम पूरा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का किया जा रहा था। तो बहुत सारे पेन्स टेकिंग एफर्ट्स के बाद हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हमें पॉलिटिकल साइंस की बुक से पता ही है कि कितने अच्छे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है। अगर आप अपने आसपास भी देखते हो तो आपको समझ में आता है कितने ज़्यादा इफेक्टिवली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे इतने सालों में काम किया है। तो ये हम बोल सकते हैं बहुत प्यारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। इसके बाद इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि जो हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इसके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, इसके पीछे क्या हिस्ट्री थी। बेसिकली अब हम एक पीछे से देखने वाले हैं कि क्या क्या डिबेट्स होती थी, क्या क्या चीज़ें बोली जाती थी। और बहुत मज़ेदार ये चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अभी तक आपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो बहुत पढ़ा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या किस्से थे उसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं पता होगा। इस चैप्टर के बाद आपको बहुत सारी डिटेल्स जानने को मिलने वाली है, और अब आपके सामने पूरा क्लियर होगा कि क्या क्या पीछे से चीज़ें होती थी, क्या क्या काम किए जाते थे, और कैसे हमारे इस नए देश का कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया था। तो सीधे स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक नंबर 1, अ ट्यूमल्टस टाइम। अ ट्यूमल्टस टाइम मतलब उथल पुथल वाला समय। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनने के कुछ साल पहले की जस्ट बात करें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिल रहे थे। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा होप दे रही थी, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हमें कर रही थी। 15 अगस्त 1947 इंडिया फ्री तो हो गया था, लेकिन साथ साथ डिवाइड भी हो गया था। अगर हम बात करें मेमोरीज की, लोगों के दिल में क्या बैठा हुआ था, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स थे जो अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा फ्रेश थे। चाहे वो हमारा क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, हमारा जो क्विट इंडिया स्ट्रगल था 1942 का, चाहे वो हमारे सुभाष चंद्र बोस के जो एफर्ट्स हो गए फॉरेन एड लेके आने के लिए, ताकि हम आर्म्ड स्ट्रगल का यूज़ करके ब्रिटिशर से फाइट कर पाए, ये भी लोगों के दिल में बहुत अच्छे से बैठा हुआ था। और रिसेंटली हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी, अपसर्जेस हो रहे थे। स्प्रिंग ऑफ 1946 में रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे और बाकी सिटीज़ में भी जो हमारे मिलिट्री वाले थे वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे थे। इसके अलावा पूरे 1940s में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम पे हमारे पेजेंट्स हो गए, वर्कर्स हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिमाग में, दिल में बहुत अच्छे से फ्रेशली बैठी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें लोगों के दिल में चल रही थी। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने को मिल जाती थी इन अपसर्जेस में। ये एक ऐसी चीज़ है जो अलग अलग जो हमारे ग्रुप्स थे, चाहे वो हमारे कांग्रेस हो गया, चाहे वो मुस्लिम लीग हो गया, ये नहीं ला पाए थे। ये हमारे दो ग्रुप्स को, हिंदूज और मुस्लिम्स को, सोशल हार्मनी में नहीं ला पाए थे, रिकन्सिलेशन नहीं ला पाए थे, रिलीजियस बेसिकली इनको हमेशा डिवाइडेड रखा गया था, इनको ये लोग एक कर ही नहीं पाए थे। लेकिन इन अपसर्जेस में देखने को मिलता है कि हिंदूज और मुस्लिम्स मिलकर ब्रिटिशर्स की फाइट कर रहे थे। लेकिन फिर अगर हम बात करें 1946 की, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स ऑफ अगस्त 1946,
हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में बहुत सारी फाइट्स हुई थी, बहुत हमें मैसेकर देखने को मिला, बहुत सारे राइट्स हो रहे थे पूरे अलग अलग रीजन्स पे, मेनली नॉर्दर्न और ईस्टर्न रीजन्स जो इंडिया के, वहाँ पे हिंदूज और मुस्लिम्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे थे। इसके बाद हमें मैसेकर्स देखने को मिले, बेसिकली ह्यूज नंबर ऑफ किलिंग्स वर हैपनिंग इन इंडिया। पूरे इंडिया में हिंदूज और मुस्लिम्स की बहुत मैसिव स्केल पे फाइट्स चल रही थी, जिसके बाद हमारा इंडिया डिवाइड हो गया था, इंडिया का पार्टीशन को अनाउंस कर दिया गया था, बहुत सारे ट्रांसफर्स हो रहे थे। ये आपने चैप्टर नंबर 13 और 14 अगर नहीं पढ़े तो उसका एक्सप्लेनेशन भी हमारे यूट्यूब चैनल पे डल चुका है, तो उसको आप पहले पढ़ के आइएगा, तब आपको यहाँ पढ़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे 15 अगस्त 1947 में इंडिया को एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने स्टफ टाइम को देखा था, जिन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया था, अब वो लोग बहुत खुश थे कि फाइनली हमें फ्रीडम मिल गई है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे इंडिया में जिन्हें अब निकलना पड़ रहा था अपने इंडिया को छोड़ के, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जाना पड़ रहा था, और बहुत सारे हिंदूज और सिख्स थे पाकिस्तान में जिन्हें अब वहाँ से पाकिस्तान को छोड़ के इंडिया आना पड़ रहा था। बहुत सारे लोगों के सामने ये प्रॉब्लम्स आ गई थी। अब या तो आप जिस जगह पे हो उसी जगह पे आप रह जाओ, हो सकता है आपको कम्युनल राइट्स में मार डाला जाए, आपको कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाली, आपका फ्यूचर पूरा खराब हो सकता है, या फिर एज ओल्ड रूट्स को अपने तोड़ दो, आप अपने जो होमलैंड जिसको आप मानते थे, जितने सालों से जिस जगह पर रह रहे थे, उसको छोड़ो और नए कंट्री में चले जाओ। तो ये प्रॉब्लम हमारे सामने देखने को मिल रही थी। देयर वर मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज जो कि अब अपनी जगह से निकल रहे थे, दूसरी कंट्री में जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जा रहे थे, बहुत सारे ऐसे हिंदूज और सिख्स थे जो अब या तो वेस्ट बंगाल या फिर ईस्टर्न हाफ ऑफ द पंजाब में शिफ्ट हो रहे थे। तो मैसिव ट्रांसफर्स हमें देखने को मिल रहे थे, और ऐसा नहीं था कि अगर आप अपना देश छोड़ के चले भी जाते हो, शिफ्ट हो भी जाते हो, तो आप पहुंच पाओगे नए देश में, आपको बीच में भी कई बार मार डाला जा रहा था। तो बेसिकली ह्यूज ट्रांसफर्स हो रहे थे, ह्यूज किलिंग्स हो रहे थे, और ये सोच के इतना खराब लगता है तो कितना खराब माहौल था इस टाइम का, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन सिर्फ पार्टीशन प्रॉब्लम एक अकेली नहीं थी, इतनी बड़ी बड़ी हमारे पास और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। उनमें से एक बहुत मेजर प्रॉब्लम आती है प्रिंसली स्टेट्स की। जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो एरिया था हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, वो इन नवाब्स और महाराजास के हाथ में था, जो कि ब्रिटिश क्राउन के तो अंडर में खुद को एक्सेप्ट कर चुके थे, लेकिन फिर भी इनके पास काफ़ी ऑटोनॉमी थी अपने एरिया को रूल या फिर जैसे लिखा हुआ मिस रूल करने की। तो बेसिकली जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ा तब इनकी जो क्या स्टेटस था वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल था, वो एम्बिगुअस था, हमें पता नहीं था कि अब इनका क्या होने वाला है। तो ये भी बताया जाता है कि बहुत सारे ऐसे नवाब्स थे, बहुत सारे ऐसे महाराजास थे, तो अब ऐसे सपने देख रहे थे कि इस इंडिया का जो हमारा रीजन है ये हम इंडिया में ज्वाइन नहीं करने वाले, हम खुद का एक अलग कंट्री बनाएंगे और इंडिया हज़ारों पार्ट में बट जाएगा। तो ये ऐसे सपने भी देखे जा रहे थे। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने, ये पूरा बैकग्राउंड था जिसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बैठी थी। बेसिकली एक रोलर कोस्टर राइड थी पूरी अप्स एंड डाउन्स की, जिसमें अप्स तो छोटे छोटे थे लेकिन डाउन्स बहुत शार्प थे और बहुत बड़े बड़े थे। इस रोलर कोस्टर राइड के बीच में ऑब्वियसली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो अपने माहौल से, अपने एटमॉस्फेयर से इंसुलेटेड नहीं थी। इसके अंदर जो डिबेट्स होती हैं उसमें हमें देखने को मिलता है कि बाहर की जो सिचुएशन है उनका इफेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। अब आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है कि जब ऐसा माहौल है तो कैसे हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बैठी थी, कैसे उन्होंने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा लिखा। तो सीधा हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला सब टॉपिक, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे वो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं थे, बल्कि 1945-46 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे इंडिया में, उसके बेसिस पे जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थे इन्होंने चूज किया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन जाके रिप्रेजेंट करेगा। तो काइंड ऑफ इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमें देखने को मिलता है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो पूरी की पूरी कांग्रेस डोमिनेटेड थी, क्योंकि ऑब्वियसली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी उस समय की, जिसने सारी जनरल सीट्स भी जीती थी हमारे प्रोविंशियल इलेक्शंस में। जो हमारी मुस्लिम रिजर्व सीट्स थी वो हमारी मुस्लिम लीग ने जीती थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बोल दिया था कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन ही नहीं करेंगे, हम अपना सेपरेट पाकिस्तान का और उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हम आपके कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्प नहीं करने वाले। तो ये हमें देखने को मिला था मुस्लिम लीग का। तो और भी ज़्यादा जो हमारी कांग्रेस की पावर्स है वो बढ़ गई थी। इनिशियली जो हमारे सोशलिस्ट थे वो भी बोला था कि हमें ज्वाइन नहीं करना। इनका कहना था जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये ब्रिटिशर्स ने बनवाई है, पूरी की पूरी इसको ब्रिटिशर्स डोमिनेट करने वाले, आप ऑटोनॉमस नहीं होने वाले अपने डिसीजंस में। यहाँ पे आगे हम इस पे रिलेटेड डिबेट्स भी देखेंगे कि क्या क्या लोग बोलते थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। तो हमें एट द एंड देखने को मिला कि 82% जो लोग थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो हमारे कांग्रेस के भी मेंबर्स थे। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कांग्रेस डोमिनेंट तो थी, लेकिन कांग्रेस के अंदर में बहुत सारी वॉइसेस थी। कांग्रेस के ही जो मेंबर्स थे वो अलग अलग फैक्शंस में डिवाइडेड थे। ये आपने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा था। कुछ सोशलिज्म से इंस्पायर्ड थे, कुछ लैंडलॉर्डिज्म को सपोर्ट करते थे,
कुछ कम्युनल पार्टीज के क्लोज थे, कुछ सेकुलर पार्टीज के क्लोज थे, कुछ सेकुलरिज्म को एकदम सपोर्ट किया करते थे। तो ये डिफरेंसेस हमें कांग्रेस के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। एक और बात, ये वो लोग थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था। तो नेशनल मूवमेंट से इन लोगों के अंदर अपने वॉइसेस को सामने रखने की कला आ गई थी। तो बेसिकली ये लोग फाइट करना बहुत अच्छे से जानते थे। बहुत सारे वर्ड्स हमें देखने को मिलते जो कि एकदम ऑपोजिट थे एक दूसरे से, जिनके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करने वाले हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी ये कांग्रेस के मेंबर्स बैठा करते थे तो अपने वर्ड्स को बहुत ओपनली एक्सप्रेस किया करते थे। शांत बैठने वाले में से ये लोग नहीं थे। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बाहर के पब्लिक के ओपिनियन से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही थी। जो डेलिब्रेशंस यानी कि डिस्कशंस जब अंदर होते थे, अंदर जो आर्ग्यूमेंट होते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, उनको न्यूज़पेपर्स में भी रिपोर्ट किया जाता था। जो अंदर प्रपोजल्स होते थे वो पब्लिकली भी डिबेट किए जाते थे। बहुत सारे डिबेट्स और बहुत सारे डिस्कशंस बाहर पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक में भी हो रहे थे। तो बाहर से जो क्रिटिसिज्म आते थे, काउंटर क्रिटिसिज्म आते थे प्रेस की तरफ से, वो भी शेप कर रहे थे कंसेंसस को। कंसेंसस यानी कि जो जनरल अग्रीमेंट बन रहा था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, वो सिर्फ अंदर के डिस्कशन से नहीं बल्कि बाहर के जो डिस्कशन है उनसे भी शेप हो रहा था। तो ये हमें बहुत अच्छी चीज़ एक देखने को मिल रही थी। इवन जो पूरी नॉर्मल पब्लिक है उससे भी बोला गया था कि आप भी अपने व्यूज शेयर करो, ताकि जो पब्लिक है, हमारे सिटीजन्स है, उनका भी पार्टिसिपेशन आ सके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चीज़ों पर। तो बहुत सारी ऐसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थी जो चाहती थी कि हमारी मदर टंग को प्रोटेक्ट किया जाए। बहुत सारी ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ थी जो बोल रही थी कि भैया हमें स्पेशल सेफगार्ड्स चाहिए। जो दलित थे वो डिमांड कर रहे थे कि जितना भी कास्ट ऑपरेशन है वो खत्म हो जाए, हमें रिजर्वेशन मिल जाए गवर्नमेंट बॉडीज़ में। तो ये पूरी डिमांड्स देखने को मिल रही थी पब्लिक की। बहुत सारे ऐसे कल्चरल राइट्स और सोशल जस्टिस के टॉपिक जो पब्लिक में डिस्कस किए जा रहे थे, पब्लिक में ये सब टॉपिक रेज किए जा रहे थे, इनको हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी डिस्कस किया जा रहा था। तो ये पूरा हमें देखने को मिल जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसके साथ साथ कैसे पूरा पब्लिक का और प्रेस का पार्टिसिपेशन हमें इसमें देखने को मिल जाता है। अब हमारा अगला सब टॉपिक आता है द डोमिनेंट वॉइसेस। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें टोटल 300 मेंबर्स थे, लेकिन इनमें से 6 मेंबर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। इनके नाम आपको याद होने चाहिए। पहले 3 आ जाते हैं हमारे कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट थे। इनके रोल्स को हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सबसे पहले नेहरू जी, इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था। पहला आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ये क्या था हम चैप्टर में आगे थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। और दूसरा इन्होंने एक और रेजोल्यूशन प्रपोज किया था कि द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया शुड बी अ हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर ऑफ सेफ्रॉन व्हाइट एंड डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रोपोर्शंस विद अ व्हील इन नेवी ब्लू एट द सेंटर। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इनके काम थे। आगे हम और भी बात करेंगे इनकी स्पीचेस वगैरह की। इसके बाद आ जाते हैं हमारे वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने जो मेन काम किया वो बिहाइंड द बैक किया। बैकग्राउंड में इन्होंने बहुत ज़्यादा बिहाइंड द सीन्स काम किया। इनने बहुत सारे सेवरल रिपोर्ट्स को ड्राफ्ट करवाने में हेल्प करी। बहुत की रोल इन्होंने प्ले किया। बहुत सारे अलग अलग ऑपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यूज को रिकनसाइल करने का इन्होंने काम किया। बेसिकली जब किसी एक टॉपिक पे अलग अलग ऑपोजिंग व्यूज हमें देखने को मिलते थे तो ये बहुत की रोल प्ले कर रहे थे इन अलग अलग ग्रुप्स को एक किसी अग्रीमेंट में लेके आने का। और फिर आ जाते हैं हमारे राजेंद्र प्रसाद जी। इन्होंने काम किया एज प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली। इनका मेन काम था जो हमारे डिबेट्स और डिस्कशंस की जो गाड़ी है उसको सही पाथ में रखने का। और इनका एक और काम था कि ये इंश्योर करें कि जितने भी लोग हैं इन सबको बोलने का मौका मिले। यहाँ पे पूरा इन्होंने मेन गाइडिंग का इनको काम किया। तो ये इनके रोल हमें देखने को मिल जाते हैं। इस कांग्रेस के ट्रायो के अलावा और 3 इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। पहला नाम है जिसमें से BR अम्बेडकर जी। जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो इनका नाम हम सबके दिमाग में आ ही जाता है। इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रिटिश रूल के टाइम पे कांग्रेस के ऑपोज में थे, लेकिन गांधी जी के एडवाइस के बाद इंडिपेंडेंस के टाइम इनको ऑफर दिया गया। इनको बोला गया यूनियन कैबिनेट आप ज्वाइन करिए एज लॉ मिनिस्टर, जिसके बाद इन्होंने सर्व किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में। इनके अलावा 2 और बहुत इंपॉर्टेंट लोग थे। एक थे हमारे लॉयर KM मुंशी जी जो कि गुजरात से थे, और दूसरे थे अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि मद्रास से थे। तो उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करवाने में। इनका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इन 6 मेंबर्स के अलावा हमें 2 सिविल सर्वेंट्स का भी इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है। पहले हैं BN राव जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे हमारे गवर्नमेंट के इंडिया के। इन्होंने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने में काम किया। बैकग्राउंड पेपर्स में इन्होंने काम किया। इन्होंने अलग अलग कंट्रीज के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उनको स्टडी किया और उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन्होंने प्रिपेयर किए। सेकेंड हमारे सामने आते हैं चीफ ड्राफ्ट्समैन हमारे सलाहकार SN मुखर्जी जी। इनका भी इंपॉर्टेंट रोल था। इनकी एक स्पेशलिटी थी, एक कॉम्प्लेक्स प्रपोजल्स को बहुत क्लियर लीगल लैंग्वेज में लिख सकते थे। तो इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अंबेडकर हिमसेल्फ हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गाइडिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू द असेंबली। इनका बहुत क्रूशियल रोल था। हमें टोटल 3 इयर्स लगे
3 इयर्स के डिबेट्स, डिस्कशंस, बहुत सारे एफर्ट्स हमें लगे, जिसके बाद 11 बल्कि वॉल्यूम्स का प्रिंट रिकॉर्ड हमारे सामने निकल के आया। बहुत लंबा तो था, प्रोसेस भी लंबा था, कॉन्स्टिट्यूशन भी लंबा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये प्रोसेस होने वाला है। अब हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे ये अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में बहुत तगड़े थे, और जब अच्छी डिबेट होती है तो सुनने का मज़ा ही अलग होता है। तो ये चैप्टर पूरे मज़े आपको देने वाला है, आपको पूरा पता चल गया कि क्या बैकग्राउंड थी, क्या माहौल था हमारे इंडिया में। अब आगे इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जब कोई एक मुद्दा आता था तो कैसे अलग अलग लोग अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करते थे और कितनी अच्छे तरीके से एक्सप्रेस किए जाते थे। हम पूरे एग्जैक्ट वर्ड्स भी बहुत जगहों पे देखने वाले हैं, तो बहुत मज़ा इस चैप्टर में आएगा। आप देखने वाले इस चैप्टर में कि कैसे इंडिया से रिलेटेड अलग अलग ओपिनियंस, अलग अलग क्वेश्चंस हमारे सामने आते थे कि कौन सी लैंग्वेज इंडियंस को बोलनी चाहिए, कौन सी लैंग्वेज के साथ कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, कौन सा इकोनॉमिकल सिस्टम होना चाहिए, कौन सी मोरल वैल्यूज़ हमें अपहोल्ड करना चाहिए, कौन सी मोरल वैल्यूज़ हमें डिसअवाउ कर देना चाहिए। बहुत सारी ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही थी। ये एक इंट्रोडक्टरी सा टॉपिक था, आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले, मज़ा आएगा। सीधे मिलते हैं हम टॉपिक नंबर 2 पे अगले पार्ट में।